संभल एक बार फिर से चर्चाओं में, क्योंकि अभी हफ्ता भर पहले संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, 6 से 8 घंटे पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। अब सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी आ रही है कि जो जफर अली हैं, जामा मस्जिद के जो सदर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कबूल की हैं और उसमें सबसे बड़ी बात जो कबूल की है वो ये की है कि इस दंगे के पीछे, ये 24 नवंबर में जो संभल में हिंसा हुई, उसके पीछे पूरा का पूरा हाथ सदर जफर अली और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का था। आपको याद हो तो जुमे की नमाज हुई थी 24 नवंबर के 2 दिन पहले। उस वक्त भी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ भाषण वहां मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर दिया था। ये जो वीडियो है वो भी पुलिस के पास मौजूद है और पुलिस अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। पूछताछ के लिए बुला सकती है तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? क्या कुछ मिला, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से जो खबर है, क्या कुछ सदर जफर अली ने बताया है, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। कहां से निकाल के लाए सर ये खुफिया जानकारी? नहीं, ये सूत्रों के हवाले से नहीं है, संभल पुलिस का कहना है। ये संभल औपचारिक बयान आ गया? हाँ, संभल पुलिस का कहना है कि हमारे पास सबूत हैं इस बात पे कि सपा सांसद जो बर्क हैं और जफर अली, ये दोनों मास्टरमाइंड हैं पूरी हिंसा के। वो जो हिंसा हुई थी उसके, हाँ, पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड यही थे। इन दोनों ने ही लोगों को मोबिलाइज किया था और भड़काया था और तब बाद में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें आके जुड़े थे। ठीक है सर, 1 मिनट रोकूंगा आपको, बस 1 सेकंड सर, 1 सेकंड रोकूंगा। 24 नवंबर को जब सर्वे हुआ उससे पहले 23 नवंबर की रात को 9 बजे पुलिस की टीम गई थी सदर जफर अली के पास। उन्हें वो नोटिस दिया था जिसमें लिखा था कि कल सुबह मस्जिद का सर्वे होगा। तो मतलब सिर्फ सदर जफर अली को इस बारे में पता था और किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। जी सर। और जफर अली ने पुलिस के सामने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता था कि हिंसा हो, लेकिन सांसद बर्क का मेरे ऊपर दबाव था और उन्होंने कहा कि तुमको ऐसा करना है। ये बात कबूल की है? हाँ, कबूल की है। पुलिस से पूछताछ में जफर अली ने कबूल किया है कि सांसद बर्क का दबाव था मेरे ऊपर और सांसद बर्क के दबाव में आकर मैंने ये सारे काम किए हैं गलत सलत, ये कहा है। तो वो भीड़ जफर अली ने ही बुलाई थी? सांसद बर्क ने जफर अली को कहा था कि जब तुम्हारे पास अगली बार जब सर्वे करने आए तो तुम्हें लोगों को इकट्ठा करना है, तुम्हें लोगों को ये बताना है और कहना है कि भैया इस्लाम पे खतरा है, मस्जिद तुम्हारी अब खतरे में है। वो आ जाएंगे और बाकी की व्यवस्था मैं देख लूंगा। बाकी तुम भीड़ इकट्ठा करो, उसमें क्या लोग आएंगे, कहां से हथियार आएगा, कौन पेट्रोल होगा, कैसे पुलिस पे हमला करना है, क्या जलाना है, वो बाकी आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो पूरी रात तैयारी की है फिर? पहले से जो पहला सर्वे हुआ था ना, उसके बाद से तैयारियां शुरू हो गई थी और दूसरे सर्वे तक ये पूरी तैयारी थी। जब पता चला कि कल आने हैं तब तो इकट्ठा करना शुरू कर दिया था इन लोग। बाकायदा बताया गया था कि 11 बजे के आसपास आप लोग को यहां पे रहना है। ये खुलासा हुआ है और पूरी तरह प्री प्लान था। ये ऐसा नहीं था कि अचानक। उसमें एक और खुलासा हुआ था कुछ दिन पहले, विष्णु शंकर जैन है, वकील हैं, उनकी हत्या की साजिश थी हिंसा का फायदा उठाकर। नहीं, ये बात तो मुझे संभल के अधिकारियों ने भी बताई है कि उस मॉब को सिर्फ मस्जिद के भीतर जाना था जहां सर्वे टीम थी। कई मेरे अधिकारियों से, उच्च आला अधिकारियों से मेरी बात हुई वहां। टारगेट पे वकील विष्णु शंकर जैन थे। मकसद यह था कि विष्णु शंकर जैन की अगर हत्या हो जाती है भीड़ द्वारा पीट कर, तो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सारे मुसलमान वोट बर्क को पड़ जाएंगे। ठीक है सर। क्योंकि हाल ही में एक उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वहां हिंदुस्तानी मुसलमान बनाम तुर्क मुसलमान का एक नैरेटिव चला था। ये बातें बर्क को पसंद नहीं थी कि हिंदुस्तानी मुसलमान और तुर्क मुसलमान अगर अलग अलग हो गए तो फिर पूरे के पूरे मुसलमानों का वोट कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा जब हिंदू मुस्लिम कहीं से हिंसा हो जाए। और इसलिए ये पूरा प्लान रचा गया था कि किसी तरह हिंसा करवाना है, सर्वे के समय पुलिस पे हमले कराने और उस हिंसा का फायदा उठाकर विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं उनकी हत्या करवा देनी है। ये भी कबूलनामा किया है जफर अली ने, पुलिस के सामने ये कहा है, पूरी कहानी बताई है कि कैसे कैसे व्हाट्सएप पे चैट होता था। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करवाया था, फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे लोगों ने क्रिएट करवाया, लोगों को जोड़ा है, कैसे लोग इकट्ठे हुए हैं, कैसे हथियार मिला है, कब हमने हमला शुरू की,
कब पत्थरबाजी करनी थी, ये टाइम तक बताया था कि जैसे मस्जिद में एंट्री कर लेंगे उसी वक्त तुमको पत्थर फेंकना है। यहां तक ये सब कुछ तय था। अब क्या आगे? यही वर्क देखिए कल संसद में क्या कर रहे थे, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पे बोलते हुए क्या कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि आपको बाइट सुनाए जिसमें ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के बाप हैं। ठीक है, सुनवाइएगा एक बार। अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं बर्क साहब से इतना कहना चाहता हूं कि खुद को हिंदुस्तान का बाप कहना छोड़ दे, पहले बिजली बिल जमा कर ले। वो लगभग 2 करोड़ का है, 1.91 करोड़ रुपए का बिजली का बिल उनके ऊपर जुर्माना ठोका प्रशासन ने। आप जरा समझिए, नहीं, घर भी बचाने की नौबत है सर। अभी तो घर भी बिना नक्शे के बना हुआ है। मैंने संभल के अधिकारियों का वो रजिस्टर देखा है जिसमें शफीकुर रहमान बर्क का नाम है और फिर सीधे नाम आ जाता है जियाउर रहमान बर्क का। जियाउर रहमान बर्क के जो पिताजी ममलुकुर रहमान, उनका नाम वहां गायब है। अब वो उस नाम को चढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुलडोजर की कार्रवाई वहां भी हो सकती है। अब यही मैं कह रहा हूं कि अब इन्होंने तो जो गलती करना था वो कर दी। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि वहां जो वक्फ की जमीनें हैं जिसपे ये बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, कैसे लोग विरोध कर रहे हैं। संभल जो है एक्सेलेंट एग्जाम्पल है लोगों को समझाने के लिए। ये जो बर्क साहब है, जियाउर रहमान बर्क और ये जो जफर अली है, इन लोगों ने जो वहां जामा मस्जिद थी उसके बगल में जमीनें थी सरकारी, उन जमीनों को मुस्लिम दुकानदारों को किराए पर दे रखा था। जमीन सरकारी, किराए पे लगाया किसने? जफर अली और ये सब बर्क वगैरह ने। किराया कौन वसूलता था? ये किससे वसूलता था? मुसलमानों से। अब जब वैसी जमीनें को फ्री करवाने की बात आएगी तो विरोध तो करेंगे ना। आम मुसलमानों को बताइए फायदा है घाटा? कल को सरकारी जमीनें हैं, सरकार अपना दुकान लगवा देगी। बर्क कौन होता है किराया लेने वाला, या जफर अली कौन होता है किराया लेने वाला? अरे सर, ये तो लोग तो मस्जिद में भी जो है कटिया डालकर लोगों को बिजली बेच रहे थे, वो तो दुकानों का किराया था। खैर हाँ, ये और खुद का भी देखिए, अपना बिजली का बिल नहीं जमा करना, अवैध जमीन पर कब्जा करके मकान बनाना, सरकारी जमीन को रेंट पे चढ़ा देना और लोगों को भड़काना कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो ये सीधे इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई है, और अगर कोई आता है मेरे घर पे मेरा अतिक्रमण हटाने या मैंने बिजली चोरी की उस पर कार्रवाई करने तो मुसलमानों जाग जाओ, कयामत आने वाली है। ठीक है सर, मैं वक्फ को साइड में रखता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। पहले मुझे बताइए, जिस तरीके से सदर जफर अली ने नाम लिया है और ये कबूलनामा अगर किया है, उसके बाद संभल के सांसद का क्या होगा? तो मास्टरमाइंड तो फिर संभल के सांसद बनेंगे इसमें। है, पुलिस कर रही है कि ये पूरा का पूरा प्लान ही रचा हुआ था वो सांसद बर्क और जफर अली का। इन्होंने ही सारा कुछ किया। ये तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं भाई इस चीज के। अब ये देखना है कि इन सबूतों पे कैसी कार्रवाई होती है। क्योंकि अगर संभल पुलिस ने ये कहा है कि ये पूरी जो घटना हुई थी, संभल में जो हिंसा हुई थी, उसका पूरा का पूरा मास्टरमाइंड सांसद बर्क और जफर अली है, सदर जफर अली हैं, तो अब और जफर अली का कबूलनामा है। अगर जफर अली ने सबूत पेश किए हैं तो अगली कार्रवाई तो सिर्फ सांसद बर्क पे होनी है। देखते तो सांसद पूरे फंस गए हैं अब इस मामले में। इस मामले में तो कम से कम अब तक तो यही लग रहा है। हालांकि पुलिस के पास क्या सबूत है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बोलते हैं पूरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं संभल के सांसद बर्क, जियाउर रहमान बर्क। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, क्या बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तक होता यह था कि सरकारें आती थी जाती थी, इनका दबदबा कायम था इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर। इन लोगों ने एक पर्दा बना के रखा था, दीवारें, कि मेरे तक कोई नहीं पहुंच सके। अब क्या हुआ कि सरकार थोड़ी सी दूसरी तरह की आ गई है। अब सीधे सबूत भी मिल रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, इसलिए ये थर थर कर कांप रहे हैं। ये देखिएगा, बिजली बिल भी आदमी जमा करेगा, इसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, और देखिएगा इसके साथ क्या होता है। सारी हेकड़ी निकल जाएगी और हिंदुस्तान के बाप बनने की जो तमन्ना थी ना कि हम ही बाप हैं, सब पता चल जाएगा। नहीं सर, एक दिल्ली सल्तनत पर 200 किलोमीटर के एरिया पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो आप हिंदुस्तान के बाप नहीं बन सकते, और हिंदुस्तान का बाप जो है ऐसे लोग हो भी नहीं सकते।
वो एक वक्त था, खैर चला गया, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन संभल के सांसद जो है बहुत बुरे फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो 24 नवंबर से 2 दिन पहले उनकी वो भाषणबाजी मस्जिद के सामने, उसके बाद सदर जफर अली का गिरफ्तार होना, अब उनका बयान देना, घर पर भी जो है अवैध तरीके से नक्शे का मामला, बिजली वाला मसला जो है सर ने बताया ही है। तो संभल के जो सांसद है फिलहाल चारों तरफ से घिर चुके हैं। और जिस सदर जफर अली के हिसाब से अगर उन्होंने ऐसा करवाया था तो उसी सदर ने अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को फंसा दिया है। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और जाते जाते सुनिए वो पूरा बयान संसद में वक्फ को लेकर क्या कुछ दिया है जियाउर रहमान बर्क ने। नमस्कार। जियाउर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपका संरक्षण मुझे मिलेगा कि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकूं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में वक्फी तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ अपनी बात रखना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार को कम कर रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकार में भी काफी कम किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को आसानी से सरकार अपने कंट्रोल में कर सके, जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सिर्फ इस बिल का इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि इसको एनडीए सरकार लेकर के आई है। हम इस बिल का विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है, और इस देश के अंदर विकास में रोधा उत्पन्न करने का काम है। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा इस बिल के ऊपर, बल्कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। आपकी सरकार का नारा था का सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम के 5 साल मुसलमान होने के बाद प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है? कैसा मजाक है ये? किस प्रकार की बात है? महिला सम्मान की आप बात करते हैं। अरे महिला सम्मान के अंदर तो पहले ही 2 महिलाएं बोर्ड के अंदर रहती थी। आपने कौन सा नया तीर मार दिया कि कौन सी ज्यादा महिलाओं को आप अधिकार दे रहे हैं? मंत्री जी भी कह रहे थे कि तमिलनाडु और केरल के लोगों को कहना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखना ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और बिहार और खासतौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी अगर वो लोग इस बिल पर आपका साथ देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, कमाल की बात तो यह है, मुस्लिम समाज को हक देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद आपके पास नहीं है। आप बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि आप इसकी बात कर रहे हैं।
सत्ता पक्ष के लोग मुसलमानों की तरक्की की बात कर रहे हैं। आपके मुंह से ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगती, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई सा हिस्सा हो, उन्हें नमाज पढ़ने से दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अजान से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है, मुसलमानों के कारोबार से दिक्कत है, मुसलमानों की स्कॉलरशिप को बंद कर रहे हैं और उसके बाद वक्फ के माध्यम से मुसलमानों को हक दिलाने की आप बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि क्या देश में माननीय न्यायालयों के अंदर पहले से मुकदमों की कमी है जो नए इस बिल को लाकर के नए जन्मों को विवाद दिया जा रहा है? आप वैसे तो संवैधानिक प्रक्रिया पर यकीन रखते हैं, आप कहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हर बूथ में चुनना चाहिए, तो मैं वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों आप नॉमिनेट करके सदस्यों और अध्यक्ष को नॉमिनेट करके सरकार के कंट्रोल में रखना चाहते हो? मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस बात की वाजिब चिंता है कि यह विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। संस्कृति और मजहबी विरासत की हिफाजत कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप अलग से मुस्लिम संस्था के आखिरी बात माननीय अध्यक्ष जी, आखिरी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि दूसरे समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? क्या आप दूसरे मजहबी संस्थाओं के अंदर मुस्लिम समाज को भी रखने का काम करेंगे? तो इसलिए इस प्रकार का भेदभाव, नफरत की दीवार खड़ी मत करिए। इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को मिलकर के साथ चलना पड़ेगा। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि ये इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय।